नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम त्रिवेंद्र का हल्द्वानी और रुद्रपुर दौरा, कोरोना संकट को लेकर लेंगे जानकारी। रुद्रपुर में जिला अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, चमोली में मिले कोरोना पॉजिटिव के 3 केस। विकासखंड घाट के रहने वाले हैं 3 कोरोना पॉजिटिव। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों ने बयां किया दर्द। क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं का अभाव। गुरुराम राय पब्लिक स्कूल में 108 प्रवासी हैं क्वारंटाइन। देहरादून में आज बाजार रहेगा बंद। केवल पेट्रोल पंप, डेयरी, सब्जी की दुकान और मेडिकल स्टोर खुलेंगे। भुखमरी के कगार पर ऑटो रिक्शा चालक, हर रोज 11 से 12 लाख का हो रहा नुकसान। एसपी ट्रैफिक ने कहा सरकार ने जारी की एसओपी इंप्लीमेंट करवाना जरूरी है। उत्तराखंड में आसमान पर पारा, गर्मी और उमस ने किया बेहाल। आज 39 डिग्री तक पहुंचा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो उत्तराखंड के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, उत्तराखंड के अंदर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। चमोली में कोरोना पॉजिटिव 3 केस मिले हैं। आपको बता दें विकासखंड घाट के रहने वाले हैं, तीनों कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बढ़ रहे उत्तराखंड के अंदर मामले। चमोली के अंदर 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। विकासखंड घाट के रहने वाले हैं तीनों कोरोना पॉजिटिव। 21 मई को ऋषिकेश में लिया गया था तीनों का सैंपल। तो देश भर में लगातार कोरोना मामला जो है, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, लगातार इजाफा होता जा रहा है। और ऐसे में बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना के जो मरीज हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आज फिर 3 मरीज जो हैं चमोली में मिले हैं। 21 मई को ऋषिकेश में लिया गया था इन तीनों का सैंपल। तो चमोली में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जो लोग बूरा गांव है, घाट ब्लॉक है, वहां पर क्वारंटाइन है और इनका सैंपल ऋषिकेश में लिया गया था, जो कि पॉजिटिव आ गया। तो फिर उनका हमने ट्रेस किया। तो एक व्यक्ति तो बूरा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है और दूसरा ये। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कोविड-19 संबंधित समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश और जनपदों में प्रवासियों की आवक बढ़ रही है, इसीलिए कोरोना पॉजिटिव केस भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा हमें सभी को बचाना है और कोरोना को भगाना है। हमें कोरोना से बचाव के साथ ही कार्य भी करना चाहिए, इसीलिए आपस में मिलजुल कर कार्य करें। बाहर से आने वाले प्रवासी हमारे परिवार के ही लोग हैं, इसीलिए हमें बीमारी से गणना करनी चाहिए, बीमार से नहीं। हमें बाहर से आने वाले प्रवासियों का पूर्ण सहयोग करना चाहिए। उन्होंने सुशीला तिवारी चिकित्सालय को कोविड चिकित्सालय बनाने की अच्छी पहल की सराहना की। तो दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड में लौट रहे मजदूरों को लेकर उत्तराखंड के एसीईओ और यूएसडीएमए रिद्धिम अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। मैं आज सबसे पहले जितना इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है उस संबंध में बात कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जितना भी इंटरस्टेट मूवमेंट होता है वो आपसी राज्यों की सहमति से ही हो पाता है। तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशंस हैं, जितने लोग वापस उत्तराखंड आना चाहते हैं, लगभग 2,45,000 लोग ऐसे हैं जो वापस आना चाहते हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों को ऑलरेडी वापस उत्तराखंड ले आया गया है, चाहे वो बसेस हो, चाहे ट्रेन्स हो या प्राइवेट वाहनों की अनुमति हो। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो दिल्ली का है। दिल्ली से लगभग 55,000 लोग वापस उत्तराखंड आए हैं।
यूपी और हरियाणा से लगभग 24,000 लोग वापस आए हैं और पंजाब से और चंडीगढ़ से लगभग 9,000 लोग वापस उत्तराखंड आए हैं। अगर हम देखें जो ट्रेन्स हमारी चल रही हैं और जो फ्यूचर में हमारी ट्रेन्स का मूवमेंट है लोगों को वापस उत्तराखंड लाने के लिए, तो सबसे पहले आज हमारी त्रिवेंद्रम से ट्रेन चलकर हरिद्वार पहुंचेगी कल की दिनांक में। आज रात्रि 9 बजे त्रिवेंद्रम से चलेगी और कल पहुंचेगी हरिद्वार। उसके बाद चेन्नई से हरिद्वार की ट्रेन्स भी प्रपोज्ड हैं और साथ ही साथ जो हमारी ट्रेन पश्चिम बंगाल गई थी यहाँ से लोगों को लेकर, उसकी वापसी भी प्रपोज्ड है। तो अगले हफ्ता 10 दिन तक हमारी चेन्नई से हरिद्वार की ट्रेन और वेस्ट बंगाल से हरिद्वार की ट्रेन्स के चलने की संभावना है, जिसमें कुछ लोग वापस आएंगे। इसी के साथ नेपाल द्वारा भी अवगत कराया गया है कि 29 और 30 तारीख को लगभग 600 लोग नेपाल से भारत बनबसा होते हुए आएंगे। तो 29 तारीख को जितने भारतीय आ रहे हैं नेपाल से, उनमें से लगभग 25 उत्तराखंड के निवासी हैं। और उत्तराखंड की कोरोना मरीजों की संख्या पर उत्तराखंड के एनएचएम के डायरेक्टर युगल किशोर पंत ने जानकारी दी और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कल जैसे दिन तक जो हमारा प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें 7 केसेस थे। उसके बाद करीबन 20 केसेस और आए हैं। कुल मिला के 173 हमारे पास पॉजिटिव केसेस अब तक आ चुके हैं। उनमें से 56 केसेस ठीक होके गए हैं। आज कल से लेकर आज तक कोई नया पेशेंट ठीक नहीं हुआ है। और आज के दिन 115 एक्टिव केसेस है हमारे पास पूरे प्रदेश में। और जनपद रुद्रप्रयाग को छोड़कर हर जनपद में एक्टिव केसेस हमारे निकल रहे हैं। आज हमने 1325 सैंपल लिए हैं पूरे प्रदेश से और 801 हमारे पास रिपोर्टें आई हैं जो नेगेटिव हैं। और अभी भी लैब्स में टेस्टिंग चल रही है और कुछ रिपोर्ट्स अभी आएंगी 5-6 बजे के बाद भी आती हैं, तो उनका भी हम दोबारा आपके लिए एडेंडम जारी करेंगे रात तक। अगर हम देखें तो हमारा डबलिंग रेट थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, 7.75 है, क्योंकि जब से रिटर्नीज का इन्फ्लक्स हुआ है, टेस्टिंग बढ़ी है, तो पॉजिटिविटी भी हमारी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुई है, केसेस बढ़े हैं, परंतु डबलिंग रेट 7.75 है। इंडिया का डबलिंग रेट 12.92 है। उसके अलावा अगर हम पॉजिटिविटी रेट देखें तो हमारा सैंपल पॉजिटिविटी रेट 1.04% है और ऑल इंडिया जो एवरेज है वो 4.41% है। यानी कि अगर वो 100 सैंपल लेते हैं तो 4.41 केस पॉजिटिव निकलते हैं। हमारे यहाँ पे 100 सैंपल में 1.08% केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं। और हमारे यहाँ जो वर्तमान में कंटेनमेंट जोन है वो करीब 14 बने हुए हैं और अभी विभिन्न जनपदों में कंटेनमेंट जोन बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। जिन नए जनपदों में केसेस निकले हैं तो वहाँ पे अगर क्वारंटीन में केस था तो कंटेनमेंट जोन नहीं बन रहा है। अगर क्वारंटीन के बाहर था तो उसे होम क्वारंटीन था तो वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है। हमारे जो भी हम पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं तो हमारा जो एवरेज टाइम है हॉस्पिटलाइजेशन का वो 17 दिन है और अभी नई डिस्चार्ज पॉलिसी आ गई है, तो आगे से जो पेशेंट्स डिस्चार्ज होंगे तो इससे ये रेट जो 17 दिन है ये थोड़ा सा कम होगा आने वाले दिनों में। और वैश्विक महामारी कोरोना की जांच किट तैयार करने वाले नितिन सेमवाल आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। उनकी टीम की इस उपलब्धि पर संपूर्ण केदार घाटी में प्रसन्नता की लहर है। गुप्तकाशी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फसालत गांव में जैसे ही यह खबर पहुंची, संपूर्ण ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नितिन के माता पिता को बधाई देना शुरू कर दिया। सचमुच यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि महज 2 घंटे में अपना सफल रिजल्ट देने वाली कोरोना किट निर्मित करने वाला शख्स जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी के निकट फसालत गांव का है। अपने बेटे की सफलता से उनकी मां श्रीमती प्रभा देवी की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे हैं, वहीं पिताजी के चेहरे पर प्रसन्नता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। सेमवाल जी गुप्तकाशी केदार घाटी के गौरव, और ये उनका घर है फली फसालत में और अभी हम उनके घर में स्थित हैं, मौजूद हैं। उन्होंने कोविड-19 की जो जांच किट बनाई है, बहुत खुशी की बात है, हम सबके लिए गौरव की बात है। हम सभी गौरवान्वित हैं, पूरी केदार घाटी, पूरा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश को उन्होंने गौरव बढ़ाया है।
और कोटद्वार में पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत जब गुरुराम राय पब्लिक स्कूल सेंटर में राहत सामग्री बांटने पहुंचे, जिसकी सूचना पर मीडिया भी वहां पहुंच गई। जब मीडिया द्वारा वहां का जायजा लिया गया तो कुछ प्रवासियों द्वारा मीडिया को बताया गया कि कोटद्वार के गुरुग्राम राम राय पब्लिक स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में 108 प्रवासी रखे गए हैं। यहाँ सेंटर में सुविधाओं का अभाव है, शौचालय की कमी है, सफाई व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है, भोजन भी देर से मिलता है, मच्छर भी बहुत ज्यादा है, डॉक्टर चेकअप करने के लिए नहीं आते। वहीं इस मामले पर राजनेताओं के बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कोटद्वार के पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता शैलेंद्र रावत क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने आए और वहां उन्होंने कुछ राहत सामग्री बांटी। साथ ही राजनीति न करने के बहाने से प्रशासन और सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए। ऑलरेडी बीमार हो जाएगा। तो बात सोशल डिस्टेंसिंग रूम में तो बराबर है, लेकिन बाथरूम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बाथरूम गंदे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी हमारा ब्लड सैंपल भी नहीं गया, उसके लिए प्रॉब्लम है। ये हैं, लेकिन किसी पे आरोप और प्रत्यारोप क्रिया और प्रतिक्रिया देने की ये उचित समय नहीं है। परेशानियां हैं, कुछ पानी की परेशानियां हैं, उनको भोजन समय पे नहीं मिल रहा है, कुछ मच्छर खा रहे थे तो वो सामान में लाया, फल फ्रूट उनको दिए, उनको कहा कि हमारा नंबर रखें, कोई भी परेशानी होगी। ये मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और कोरोना महामारी के मद्देनजर 2 महीने से चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऑटो रिक्शा चालक भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। हालात यहां तक के खराब हो गए हैं कि उनके घरों में राशन पानी तक के लाले पड़े हुए हैं। ऑटो यूनियन के मुताबिक देहरादून में 2392 ऑटो रिक्शा हैं। लॉकडाउन की वजह से हर रोज 11 से 12 लाख रुपए का नुकसान ऑटो चालकों को हो रहा है, क्योंकि हर एक चालक 500 से 600 रुपया रोज कमाता है। यूनियन ने उत्तराखंड सरकार यहां भी दिल्ली की तरह हर ऑटो वाले को 5000 रुपए महीना देने की डिमांड की है। इनका कहना है कि 1000 रुपए से कुछ होने वाला नहीं है। उधर एसपी ट्रैफिक का कहना है कि सरकार ने जो एसओपी जारी की है उसको इंप्लीमेंट करवाना हमारा काम है। ऑटो वालों की इस तरह की कोई समस्या है तो जिम्मेदार अफसरों को अवगत करवाया जा सकता है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से ऑटो का काम बिल्कुल ही खत्म हो गया है। 2-3 दिन से बोनी भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी। बहुत बुरा हाल है ऑटो वालों का, और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी कोई काम नहीं है। देहरादून में 2392 ऑटो है, जिससे पर डे ऑटो वालों का 500 से लेके 600 रुपए का रोज नुकसान हो रहा है, क्योंकि काम कर रहे थे। इस हिसाब से 11.5 पौने 12 लाख रुपए पर डे का ऑटो वालों का नुकसान हो रहा है। वजह लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की महामारी की वजह से। लेकिन ठीक है, वो भी हमने सबने झेला है। लेकिन अब ये कहते हैं जब खुला है तो ऑटो वालों को कम से कम 2 सवारी तो दे, क्योंकि जितने भी अगर कस्टमर आ रहे, ज़्यादातर ऑटो वालों को मना करना पड़ रहा है। सर सिंगल सवारी अलाउड है, ठीक है, तो सवारी का काम तो पैसे का नहीं है। तो अब दूसरा दिन है, दूसरे 2 दिन हो गए बोनी नहीं करी है घर के अंदर, ना बोनी ना बट्टा, कुछ भी नहीं करा है। कल परसों भी खाली गया, कल भी और आज भी। अब लोग कह रहे हैं पब्लिक को कुछ पसंद बोले सिंगल सवारी लेके जाएंगे, सवारी है ही नहीं, बिल्कुल काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुलिस प्रशासन कोई सरकार बोल रही है कि ऑटो सुविधा दी जा रही है, हमें तब तक नजर नहीं आया सर। अब दिक्कत क्या, पहले तो लॉकडाउन से पहले चल ही नहीं रहा था, गलियों में चल रहे थे। अब चल भी रहा तो सवारी नहीं है, काम नहीं है। सवारी वजह क्या, मिल नहीं रही सवारी, तो क्या कर सकते हो। 4 बजे तक घर आओ, 4 बजे इसमें तो 2 है, 2 सवारी है और एक ड्राइवर है, 3 मतलब 3 सवारी का, ड्राइवर लेके 3 है, सवारी 2 है। अब आने में डर क्या, जब आ ही नहीं रहे तो क्या पूछा है, सवारी बैठेगी तभी तो पता लगेगा कि क्यों डर रहे, क्या है। देखिए, ई रिक्शा में 1 चालक सहित 2 सवारी, ऑटो में चालक सहित 1, मतलब 1+1 2, और विक्रम में 1+3 चालक सहित 4। अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया। अभी इनकी फ्रीक्वेंसी है भी बहुत कम चल रहे हैं, और अगर कोई ऐसा प्रकाश में आता है तो निसंदेह कार्रवाई की जाएगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निगम रुद्रपुर में पार्षदों की एंट्री बैन को लेकर आज पार्षदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रुद्रपुर नगर निगम के नगर आयुक्त जय भारत सिंह के तुगलकी फरमान के बाद पार्षदों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कल सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के बाद आज पार्षदों ने जिलाधिकारी नीरज खैरवाल को ज्ञापन देते हुए नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें, कल हुए घटनाक्रम के बाद आज पार्षदों ने जिलाधिकारी नीरज खैरवाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपकर इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के तमाम पार्षद मौजूद रहे। पार्षदों द्वारा एक स्वर में नगर आयुक्त को हटाने की मांग की जा रही है। पार्षदों को कहना है कि वह जनता के जनप्रतिनिधि और ऐसे में वह नगर निगम में किसी काम के लिए जाते हैं तो उन्हें नगर निगम के परिसर में घुसने नहीं दिया जाता है। और आपको बता दें, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के तमाम पार्षदों द्वारा कल मेयर रामपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। आज उनके द्वारा जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए रुद्रपुर नगर निगम के नगर आयुक्त जय भारत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। यही मांग है कि जो हमारे साथ में इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, जो कि ना जनता का काम पहुंचा पा रहे हैं। जब निगम में ही नहीं जाएंगे तो हम जनता का काम कहाँ लेके जाएंगे। और काफ़ी टाइम से ये हमारे साथ चला आ रहा है, तो अब तो थक गए हैं कि ये सब झेल के। तो हमारी यही मांग है कि जो हमारे साथ ये चीज़ें इस तरह की घटनाएं हो रही है तो ऐसे अधिकारियों से हमें निजात दिलाई जाए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले काफ़ी समय से नगर निगम में जो हमारे मुख्य नगर अधिकारी हैं उनके द्वारा पार्षदों का कोई नई बात नहीं है, लेकिन सभी पार्षदों को विकास कार्य को देखते हुए किसी ने भी कभी ऐसा कोई सोचा नहीं कि कोई MNA साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए या कोई कार्रवाई की बात की जाए। लेकिन जब आज अति हो गई है, हर पार्षद को निगम के अंदर जाने से रोका जा रहा है और निगम के अन्य कर्मचारी या ठेकेदारों के कोई भी व्यक्ति हो उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पार्षदों को अपमान किया जा रहा है। और रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल के टेहरी जनपद में स्थानांतरण होने से जिले की जनता में आक्रोश बना हुआ है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने डीएम के स्थानांतरण को दुखद बताया और कलेक्ट्रेट में धरना शुरू कर दिया है। कहा कि रुद्रप्रयाग जिले को कोरोना महामारी से बचाने की जो पहल जारी है उसकी चैन टूटी जाएगी। और आपको बता दें, डीएम घिल्डियाल का स्थानांतरण तत्काल रोका जाना चाहिए। नवनियुक्त जिलाधिकारी सुश्री वंदना को जिले की भौगोलिक स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है और कोरोना महामारी में उनका स्थानांतरण यहाँ होने से संक्रमण फैलने की पूरी संभावना बन जाएगी। सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने कहा कि कोरोना संक्रमण में जिला अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। जिला अधिकारियों के स्थानांतरण होने से जनता काफी आक्रोशित है। हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, उनका जो ट्रांसफर हुआ है तो हम चाहते हैं कि ये कोरोना काल तक ये 6 महीने यहीं पे रहें। 6 महीने तक तो अभी 3 महीने तो चल गया, तो अगर ढंग से ठीक होने तक तो जब तक मतलब पूर्ण निपटारा नहीं हुआ 6 महीने तो नहीं चलेगा। भगवान से ये प्रार्थना है। सर, अभी इस स्थिति में पूरे विश्व में जो है कि महामारी चल रही है कोरोना की, और माननीय मुख्यमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने नियम बनाया कि शून्यकाल में किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन वही नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं और शून्यकाल में ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी कम से कम 6 महीने तक
माननीय जिलाधिकारी जी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। हमारा रुद्रप्रयाग जिला भी नंबर 1 पे है, चाहे कोरोना से गया अन्य विकास के कार्य से कहीं। और झबरेड़ा विधानसभा के दर्जनों राशन डीलरों ने इकट्ठा होकर झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया। राशन डीलरों का कहना है कि खाद्य गोदाम से राशन डिपो तक मुफ्त बांटने वाले राशन और मिड डे के राशन का किराया सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, पर वह उसका भुगतान अभी तक उन्हें नहीं मिल रहा, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं राशन डीलरों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के डीलरों को भी शहरी डीलरों की भांति सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि ग्राम प्रधान द्वारा उनके कागजों की संतुति की जाती है और जिस कारण उन पर सामाजिकता राजनीतिक दबाव भी बनता है। पूरे मामले में विधायक देशराज कर्णवाल ने राशन डीलरों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में डीएसओ, जिलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री तक संबंधित मामले में बात करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। 10 वर्ष से अभी तक एमडीएम का कोई पैसा नहीं मिला। अभी तक हमारी हालत बहुत ख़राब है। हम फ्री राशन जो जनता की सेवा कर रहे हैं, इसका हमारे पास कोई पैसा नहीं है और कई प्रकार की हमारी समस्या आती है। हम प्रधानों के पास में जाते हैं, जो हमारा प्रमाण पत्र है, राजनीति की गांव में जो है वो होती है, उसके कारण थोड़ा हम उसमें प्रॉब्लम पैदा होती है। ये सब समस्या और ये सब ज्ञापन हमने माननीय विधायक जी को दिया और में हमारी आवाज़ ऊपर उठाएंगे। हम अपने विधायक जी के बहुत बहुत आभारी और अब तक जितना भी हमने अपने विधायक जी को ज्ञापन दिया उसके बारे में तुरंत सुनवाई हो रही है। डीलर बंधु मेरी विधानसभा के और जो डीलर एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष ये यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया बुला करके। पूरा सामाजिक दूरी बनाते हुए ये सब लोग बैठे हुए थे, आपस में संवाद हुआ। इंस्पेक्टर साहब थे खाद्य विभाग के और ये संवाद हुआ आखिर हम किस तरह से लॉकडाउन का पालन करें, सामाजिक दूरी अपनी दुकानों पर बना करके रखें, सैनिटाइजर का उपयोग हो, मास्क हर जो उपभोक्ता है, हर ग्राहक है, हर कार्ड धारक दुकान पर मास्क पहन करके आए। और जो डीलर्स की जो प्रॉब्लम्स थी, एक ज्ञापन उन्होंने मुझे दिया है, उनकी 4-5 मांगे हैं, वो प्रमुख है। मुझे लगा वास्तव में कि डीलर। और रुद्रप्रयाग जिले सहित केदारनाथ धाम में भी गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण केदारनाथ मंदिर के आगे एवं रास्ते में बर्फ साफ हो गई है। बर्फ साफ होने से अब मंदिर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि वहीं मंदिर में दूर दूर तक एक भी यात्री नहीं है। मंदिर के पुजारियों के अलावा कुछ मजदूर एवं पुलिस के जवान ही धाम में मौजूद हैं। यात्रियों से भरा रहने वाला धाम में इन दिनों वीरान पड़ा हुआ है। केदारनाथ में दूर दूर तक कोई भी यात्री नहीं दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ में शुरू हुआ शंकराचार्य गद्दी स्थल निर्माण। केदारनाथ मंदिर परिसर में पिघली बर्फ। भक्तों के अभाव में धाम में छाई वीरानी। दूर दूर तक धाम में नहीं दिखाई दे रहा है कोई। केदारनाथ धाम में अब दोपहर के समय गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। एक सप्ताह पहले केदारनाथ मंदिर के आगे 5 फीट तक बर्फ पड़ी थी, लेकिन अब मंदिर के आगे एक रास्ते से भी बर्फ साफ हो गई है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बिना सुनसान नजर आ रहा है। दूर दूर तक धाम में एक भी यात्री दिखाई नहीं दे रहे, जबकि पिछले वर्ष इन दिनों बाबा के दर्शन के लिए प्रत्येक दिन 20 से 25 हजार यात्री पहुंचते थे। बर्फ साफ होने के बाद केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट शंकराचार्य गद्दी स्थल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों के भवन और सरस्वती व मंदाकिनी नदी के किनारे घाटों का निर्माण किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में श्री आदि गुरु शंकराचार्य समाधि जी का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है अभी यहाँ पे, जिसमें हमारी 35 से 40 लेबर काम कर रही है। यहाँ पे अभी जो लॉकडाउन के कारण हमारे पास थोड़ा श्रमिकों का अभाव था, जिस कारण थोड़ा कार्य लेट से शुरू हुआ और इस बार बर्फ़ भी काफ़ी पड़ी थी। पहले तो यहाँ पे बर्फ़ हटाई गई, उसके बाद दोबारा यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ। वहीं जिलाधिकारी मंगेश गिल्डियाल ने कहा कि लॉकडाउन और मौसम के खराब रहने से पुनर्निर्माण कार्य बंद हो गए थे,
लेकिन अब मौसम के साफ होने पर निर्माण कार्यों में तेजी आ गई है। केदारनाथ धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल पुलिया और अन्य कार्यों को तेजी से किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद पुनर्निर्माण कार्य में निश्चित रूप से थोड़ा रफ्तार उनकी धीमी हुई है, लेकिन जो मुख्य रूप से शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य है वो भी चल रहा है, लेकिन गति काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य भी वहाँ पर पुल का कार्य होना था और पुल का इरेक्शन का कार्य किया जाना है। फैब्रिकेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, तो कार्य लगभग अपनी गति से चल रहे हैं। कुछ लॉकडाउन की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से उसमें कमी आई है, लेकिन जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होंगी सभी कार्य पुरानी स्पीड से चलना शुरू होंगे। बहरहाल केदारनाथ मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के बिना सुनसान नजर आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान पुनर्निर्माण कार्य बंद हो गए थे, लेकिन अब मौसम के साफ होने के बाद कार्य प्रारंभ हो गए हैं। वहीं भक्तों को लॉकडाउन समाप्त होने और यात्रा खुलने का इंतजार है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।